अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग कर रहे हैं EDU 302 का लेक्चर 36। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 36 है आपके पास विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी इसमें टॉपिक कवर हो रहे हैं 185 से 195। फर्स्ट टॉपिक आपके पास आता है 185 विजुअल इम्पेयरमेंट। अब विजुअल इम्पेयरमेंट बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंसान करेक्टिव लेंसेज के बिहाफ पे सही से देख नहीं सकता, यानी डिफ़िकल्टी होती है उसे देखने में। हम कह सकते हैं कि इसमें इंसान जो होता है इसके ये फोकस नहीं कर पा रहा होता किसी भी चीज़ पर। वो फोकस उसकी आइज़ ऑब्जेक्ट पर को नहीं कर रही होती डिफरेंट डिस्टेंस पे। हम इसे कह सकते हैं कि आपकी नज़र कमज़ोर है, तो उस कमज़ोरी नज़र को विजुअल इम्पेयरमेंट कहा जाता है। अब ये इसमें दो आपके पास पॉइंट्स आते हैं कि ये किस तरह होती है। ये एनवायरमेंटल वजह से भी होती है, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बिहाफ पे भी हो रही होती है और हेरिडिटी भी होती है। बहुत सारी ऐसी आई कंडीशंस होती है जिन्हें हम कहते हैं ये जेनेटिक कंपोनेंट है, यानी आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर, लाइक पुअर न्यूट्रिशन हो गया। अब वो कैसे कर रहे होंगे? अब देखिए पुअर न्यूट्रिशन है, एक्सपोजर टू टॉक्सिन है, आँख की इंजरी हो गई, ट्रॉमेटिक इंजरी होती है जी आई की, जिसकी वजह से विजन लॉस हो जाता है। तो अगर आप देखें मरकरी हो गया या लेड हो गया, अगर इसका एक्सपोजर हो जाए तो आपकी ऑप्टिक नर्व जो होती है वो डैमेज हो जाती है, या आपका स्ट्रक्चर ऑफ आई कंप्लीट डैमेज हो जाता है। बच्चे अगर कंप्लेन कर रहे हैं ना कि उन्हें विजन जो है वो ब्लरी नज़र आ रहा है, वो मुश्किल से डिस्टेंस में चीज़ें देख सकते हैं, तो इन चीज़ों को सीरियस लें। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होता है कि ये बता रहे होता है कि ये विजुअल प्रॉब्लम है। एग्ज़ाम करवाएँ रेगुलर आई का, ताकि पता चल सके कि आँखों के साथ क्या मसला है। टीचिंग स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट। अब ट्रीटमेंट जो विजुअल इम्पेयरमेंट का है वो डिपेंड करता है जी एक्सटेंट और नेचर ऑफ द इम्पेयरमेंट। कौन-कौन सी किस्म की इम्पेयरमेंट होती है हम उन्हें देखते हैं। लीगल ब्लाइंडनेस, इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट टनल विजन हुआ आपके पास। एक इंसान है जिसकी विजुअल एक्यूटी जो है, शार्पनेस ऑफ विजन। अब विजन एक्यूटी एक्यूटी क्या है? ये विजन की शार्पनेस है जो है 20/200 और या इससे कम है तो हम कहेंगे ये लीगल ब्लाइंडनेस है। इसका मतलब ये हुआ कि 20/200 है, तो इसका मतलब ये है कि वो लड़का या लड़की या वो इंसान जो है वो 20 फीट तक ऑब्जेक्ट को देख सकता है। नॉर्मल आई साइट क्या होती है कि इंसान जो होता है वो 200 फीट तक नॉर्मली देख सकता है। इसमें लीगल ब्लाइंडनेस जिसे कहा जाता है, अकोमोडेशन जो होती है इस पे काफ़ी ज़्यादा हुई, काफ़ी वर्क हुआ, आपको दिखाया गया। ऑडियो ब्लाइंडनेस मतलब इसमें ऑडियो बुक्स की तरफ से भी आपको बताया गया था। नेक्स्ट आपके पास आता है लो विजन मीन, लो विजन। अब लो विजन मीन्स जो होते हैं ये बेसिकली विजुअल, आप देखो तो ये रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है। वो इंसान जो कि पढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही होती है। आपकी दूर की नज़र होती है, नज़दीक की नज़र होती है, मैग्नीफाइंग लेंस वो यूज़ कर रहे होते हैं। लो विजन हम उसे कहते हैं। माइल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट जो होते हैं वो लाइक इसमें हम देखें तो रेगुलर क्लास के अंदर वो टाइम स्पेंड कर रहा है ना एक स्टूडेंट, या आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे बास्केट हो गया, बास्केटबॉल हो गई, हाइकिंग हो गई, साइक्लिंग हो गई। इसमें स्टूडेंट की जो टाइम होती है वो डाइवर्ट हो जाती है मोबाइल डिवाइसेस से। जो बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो देख-देख के ना उन्हें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है आम रूटीन की चीज़ों को देखने में, तो हम उसे कहते हैं कि माइल्ड है। अब जिन बच्चों के साथ विजुअल इम्पेयरमेंट हो रही है तो कैसे टीचर ट्रीट करेगी? टीचर क्या करेगी? उन बच्चों पे फ़ोकस करेगी, अटेंशन देगी, उन्हें फ्रंट सीट पे बिठाएगी। और अगर देख रही है, अच्छा यहाँ पे ये आपके एमसीक्यूज़ भी था कल के पेपर में कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट में कौन-सी डेफिशिएंसी होती है जी विटामिन्स की। लाइक कंप्लीट उन्होंने लाया था कि की न्यूट्रिशन दैट में पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट इंक्लूड। एमसीक्यूज में था ये आपका, और इसमें ऑप्शन थे विटामिन सी, विटामिन डी और इस तरह की चीज़ें, और भी बहुत सारे थे उसमें, लेकिन आपका करेक्ट आंसर क्या था? विटामिन सी और डी। अब यूज़ हैंड ऑन मटेरियल आप करते हैं, एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बच्चे आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, 3 डायमेंशनल रिलीफ प्रोवाइड हो रहा होता है। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट आपके पास आती है जी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी मेंटल रिटार्डेशन। इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जो कि एवरेज इंटेलिजेंस से भी नीचे होते हैं, इनके जो ये वो लोग होते हैं जो अपने डेली लाइफ के स्किल्स को भी अबूर नहीं कर पा रहे होते। ये अगर हम देखें तो इनका ब्रेन जो होता है वो डेवलप नहीं हो रहा होता प्रॉपरली, वो फंक्शन नहीं कर रहा होता नॉर्मल रेंज के अंदर। 4 लेवल होते हैं जी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के। फर्स्ट है माइल्ड,
यानी इंडिविजुअल जिसके साथ माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनल लेवल जो है वो 50 to 70 है। अब माइल्ड आईडी जो है वो स्लोअर होगा, इस पे कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के अंदर वो काफ़ी स्लो होगा, सोशियो डेली लिविंग के वो खुद से नहीं कर पा रहा होगा। मॉडरेट मॉडरेट में देखिए तो इंडिविजुअल जो मॉडरेट होता है वो 35 to 50 उनके पास फंक्शनिंग लेवल होता है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग लेवल IFL। अब इसमें सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे एकेडमिक लर्निंग हो गया, स्पोर्ट लाइक एक्टिविटीज डेली लाइफ का कोई कर रहे हैं तो स्पोर्ट चाहिए वो खुद से नहीं कर पा रहे होंगे, वो खुद से ड्रेस नहीं कर पा रहे, खुद से घूम नहीं कर पा रहे। फिर आ जाती है जी स्वेयर। अब इंडिविजुअल जो होता है उसके इंटरेक्टिव फंक्शनिंग लेवल जो होता है 20 से 35 होता है। लिमिटेड कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, उन्हें सिग्निफिकेंट सपोर्ट चाहिए होती है डेली लाइफ की एक्टिविटीज को पूरा करने में। फोर्थ वन है प्रोफाउंड। अब ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये बिलो 20 होते हैं, ये फिजिकल और मेडिकल नीड इन्हें जरूरत होती है, ये हिल भी नहीं सक रहे होते। अब सिम्टम्स अगर डेली देखें तो बच्चों के अंदर आपको नजर आएंगे कि वो इंटेलेक्चुअल माइलस्टोन अबूर नहीं कर पा रहे हैं, सिटिंग क्रॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, या लेट शुरू कर रहे हैं, प्रॉब्लम लर्निंग हो रही है जी उन्हें बात करने में, ट्रबल कर फील कर रहे हैं बोलने में, मेमोरी प्रॉब्लम है उनके साथ, इनएबिलिटी है कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन को, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी है, इनएबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, लर्निंग डिफिकल्टीज, IQ बिलो 70। काजेस देखें, ट्रॉमा बिफोर बर्थ हो गया, इसमें इन्फेक्शन हो गया, एक्सपोजर हो गया अल्कोहल, ड्रग या दूसरे टॉक्सिन्स का। ट्रॉमा ड्यूरिंग बर्थ हो गया, ऑक्सीजन डिप्रीवेशन हो गई, प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर हो गया। अब इसमें देखिए तो आपके पास आता है फिनाइलकेटोनुरिया और टायसेक डिजीज, इसकी वजह से दिमाग डैमेज हो जाता है। क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटीज आ गई, डाउन सिंड्रोम जैसे कि होता है। ब्लड और मर्करी पॉइजनिंग हो गई, इसमें माल न्यूट्रिशन और डाइटरी इश्यूज हो गए। इसके बाद जी आपके पास आता है, अच्छा आपने खाली पॉइंट लिखने थे, आपको कहा गया था कि एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड बच्चों के अगर आप देखें तो कैसे पढ़ाएंगे। इनवे प्लान होता है, आप प्लान करो टिपिकली, एनालाइज करो प्लानिंग को कि किस बच्चे को पढ़ाना है। एजुकेशन होती है इनकी स्पेशल एजुकेशन दी जाती है और स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन में दी जाती है। सोशल स्किल्स उन्हें ट्रेन किया जाता है कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के थ्रू डेवलप कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे वो सर अंजाम दे सकते हैं। इसी तरह बिहेवियर थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट हो रहे होते हैं बिहेवियर थेरेपी, इसमें बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसके पास होती है उसे पॉजिटिव बिहेवियर सिखाया जा रहा होता है, उसे कोप करने के तरीका बताया जा रहा होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसमें बच्चे को बताया जाता है कि वो किस तरह अपने मोटर स्किल्स को, फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कर सकता है, किस तरह खुद को कोऑर्डिनेट कर सकता है। काउंसलिंग काउंसलिंग जो होता है इमोशनल सपोर्ट बच्चे को प्रोवाइड करती है। ऐसे बच्चे जो कि स्ट्रेस डिसेबल होते हैं, वो स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो इन्हें काउंसलर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेडिकेशन, कहीं पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मेडिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमने पढ़ा कि ADHD हो गया, इसी तरह एंजाइटी भी हो गया। अब ऐसे बच्चे जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर हो रहे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, याद रखिएगा, और उन्हें स्पेशल प्रोविजंस के अंदर ट्रीट किया जाता है। अग्रेशन, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं। फिर डिपेंडेंसी, लाइक दूसरे बच्चे जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर। विथड्रॉल फ्रॉम फंक्शनल सोशल एक्टिविटीज, कुछ बच्चे जो होते हैं वो लाइक उन्हें मुश्किल महसूस हो रहे होते हैं सोशल स्किल्स को हासिल करने में, सो वो उससे बैकअप हो जाते हैं। डिप्रेशन ड्यूरिंग एडolescence और टीन ईयर्स, अब इसमें देखिए तो एडolescence और टीन्स के अंदर स्टूडेंट जो कि जिनके पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है वो एक्सपीरियंस करते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी को। अ, फिर जी इसके बाद फर्दर आप देखें तो माई डिसेबिलिटी हम लोग क्लास में देख चुके हैं, IQ लेवल 50-70 है, 35 है और बिलो 20 है, रिपीट हुआ। लेक्चर 37 है आपके पास, सीजर डिसऑर्डर, एपिलिप्सी। बेसिकली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें ब्रेन जो होता है वो एबनॉर्मल वे में काम कर रहा होता है, वो काज कर होता है सीजाइस। अब सीजाइस जो होते हैं इंडिविजुअल वो क्या करते हैं, उनके अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, ऑलमोस्ट इसमें देखें तो वो डैमेज हो रहा होता है आपका ब्रेन, लाइक इसमें डैमेजिंग की वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही होती। इसमें अगर देखें तो सिंगुलर इवेंट जैसे कि मेडिकेशन रिएक्शन दी जा रहे होते हैं, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होता, हाइपोक्सिया हो गया। इसमें अगर देखें तो इन्फेक्शन और फिजिकल ट्रॉमा भी आ जाते हैं। एपिलेप्सी अगर हम देखें तो ये क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि रिपीट करवाता है सीजर एक्टिविटीज को। एपिलेप्सी की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल रिदम्स आ जाते हैं, ये आपके MCQs था जी।
एपिलेप्सी के अंदर ब्रेन इलेक्ट्रिकल रिदम्स आ जाते हैं और हम इन पे ही वर्क कर रहे होते हैं। पेशेंट के पास क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब बच्चे जो डेफ हैं, स्टूडेंट हु आर डेफ, ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास हेयरिंग लॉस होता है। ये एक्सटेंड चलता है, इसमें एबिलिटीज आ जाती हैं, कोई ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन नहीं एक्सेस कर पा रहे होते। हेयरिंग लॉस जो होता है वो 3 कैटेगरीज में होता है। टाइप देखी जाती है हेयरिंग लॉस की, इसमें सेंसरी न्यूरल होता है फर्स्ट, सेकंड कंडक्टिव होता है, थर्ड वन इज मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। जो मोस्ट कॉमन इसमें हेयरिंग लॉस है वो सेंसरी न्यूरल है। परमानेंट हेयरिंग लॉस जो होता है ये अक्कर होता है जब डैमेज हो जाते हैं आपके टिनी हेयर लाइक सेल्स आपके इनर ईयर के अंदर। अब हेयरिंग लॉस कब होता है? जब आपके कान के अंदर छोटे-छोटे बालों जितने सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टीरियोसीलिया। अब स्टीरियोसीलिया के बाद हम देखें तो ऑडिटरी नर्व्स जो होती है वो प्रिवेंट करती है, नर्व सिग्नल्स को ब्रेन तक नहीं लेके जाने देती। इंटरफेस कर रहे होते हैं हम, ट्रांसमिशन देख लेते हैं नर्व सिग्नल्स को। इसमें आपके पास आ जाते हैं ब्रेन तक, जब ये नर्व सिग्नल जाते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। आपके पास स्पीच क्लैरिटी नहीं आ रही होती, लाउडनेस ग्रोथ हो रही होती है। लेस कॉमन टाइप इसमें देखें तो हेयरिंग लॉस आ गई। हेयरिंग लॉस बेसिकली कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। इसमें दोनों कान भी आ जाते हैं। आउटर और मिडल ईयर के बारे में बात की जा रही होती है। साउंड जो होती है वो आपके इनर ईयर तक नहीं जा रही होती। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो है वो टेम्परेरी और परमानेंट भी होता है। इसमें डिपेंड की जाती है जी कॉजेज। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस कॉमनली अक्कर होता है जी जब ईयर जो होता है वो सस्टेन करता है कुछ टाइप ऑफ ट्रॉमा को। इसमें अगर हम देखें तो पर्सन जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की शिकार हो जाता है। फर्दर इसमें आपके पास आता है ऑटिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और एस्पर्जर सिंड्रोम। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये अफेक्ट करता है लोगों को खुद दूसरों से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, कम्युनिकेट, लर्न और बिहेव पे काफ़ी असर कर रहा है। तो ऑटिज्म जो है वो किसी भी एज के अंदर डायग्नोज हो सकता है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसके सिम्टम्स बेसिकली हम देखें तो आपके सामने आते हैं फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ। ये भी आपका एमसीक्यू स्टडी। एस्पर्जर सिंड्रोम जो है इसमें हम देखें तो इसमें आप खुद से इसे डायग्नोज नहीं कर सकते हो। ये ब्रॉडर कैटेगरी में आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। सोशल इंटरेक्शन में आपको डिफ़िकल्टी है, लाइक आप डिस्टेंस स्ट्रेंथ आप ला रहे हो, हाइपर सेंसिटिव हो रहे हो लाइट साउंड तेज से, डिफ़िकल्टी आप फील कर रहे हो कन्वर्सेशंस के अकॉर्डिंग, डिफ़िकल्टी नॉन वर्बल कन्वर्सेशंस के इसके अकॉर्डिंग है। कॉजेज़ देखें तो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो कि ऑटिस्टिक थे, स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट्स इसमें भी आ जाते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस हो रही होती हैं, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा होता है। ओल्डर पेरेंट्स जब लाइक अगर पेरेंट्स की एज जो है, मदर की एज 35 है, तो अगर वो बेबी को उसका होता है तो वो ऑटिज्म का शिकार होगा। लो बर्थ वेट होगा, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होगा। इंटरवेंशन हुई जी, इसमें अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस हुआ, ABA। ये कॉमनली इंटरवेंशन है जो कि इंटरव्यूअर को ऑटिज्म के बारे में बताती हैं, हेल्प करा रही होती हैं, अप्रोचेज इसमें डिफरेंट यूज हो रही होती हैं। स्पीच थेरेपी हो रही होती है, इसमें स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही होती है जो ऑटिज्म के शिकार होते हैं, लाइक के लैंग्वेज इन्हें सिखाई जा रही होती है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ केयर, फाइन मोटर स्किल्स ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर आ गई। फर्दर इसमें आपके पास आता है जी इम्पोर्टेंट, अगर हम देखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इन ई लर्निंग। जब हम ई लर्निंग को इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ देखते हैं ना, तो आप एड्रेस करते हो डिफरेंट चैलेंजेस को जो स्टूडेंट फेस कर रहे होते हैं। अडोप्टेबिलिटी स्ट्रगल, स्टूडेंट जो होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं अडॉप्ट करने में ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट को। टेक्निकल इश्यूज जो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गया, सॉफ्टवेयर ग्लिच हो गया, हार्डवेयर फेलियर हो गया, कंप्यूटर लिटरेसी, बच्चे जो होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता टेक्नोलॉजी है क्या, कंप्यूटर को कैसे करना है हैंडल, तो वो मुश्किल से हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट, अब टाइम्स को इफेक्टिवली वो मैनेज नहीं कर पा रहे होते, जो बच्चों के लिए काफ़ी होता है चैलेंजिंग। सेल्फ मोटिवेशन, हाई डिग्री होती है सेल्फ मोटिवेशन की, सेल्फ डिसिप्लिन की। इश्यूज देखें तो विजुअल लर्निंग के अंदर मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, कुछ लर्नर्स जो होते हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं विजुअल लर्निंग के अंदर, वो फाइन नहीं कर पा रहे होते वो कैसे समझे कॉन्सेप्ट्स को। लैक ऑफ क्लैरिटी विदाउट इंस्ट्रक्टर, तो अब देखिए लर्नर जो होता है वो स्ट्रगल कर रहा होता है, अंडरस्टैंड कर रहा होता है कम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को विदाउट गाइडेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर। डिक्रीज नॉलेज रिटेंशन हो गई, इसमें सिंपल आपको पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें अगर देखें तो पैराग्रिज्म आ गया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है तो बच्चे वहाँ से जाके देख लेते हैं। कम्प्लेक्स थिंकिंग के अंदर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आ गई।
इसमें टीचर जो होता है स्टूडेंट को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है, स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे लेक्चर्स आपके हो रहे होते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, इसमें हम देखें तो स्टूडेंट को कंट्रोल दिया जा रहा होता है, लर्निंग को इनकरेज किया जा रहा होता है उसके एक्टिव रोल्स को लर्निंग के अंदर। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।